हे फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू लर्न विद कुणाल। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। आज हम पढ़ेंगे हमारा फोर्थ लेसन, मानव विकास। मानव विकास में हम सर्वप्रथम हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास। हम अपने चारों ओर देखें तो लगभग हर वस्तु, पौधे, नगर, राष्ट्र, विचार, संबंध, ये सभी निरंतर वृद्धि और गति कर रहे हैं। और हम इस अध्याय में राष्ट्रों और समुदायों के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा को ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास जो शब्द हैं, ये परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन को इंगित करते हैं। किसके साथ? समय के साथ, यानी समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसको इंगित करते हैं। अब हम देखते हैं सर्वप्रथम वृद्धि। वृद्धि जो है एक मात्रात्मक व मूल्य निरपेक्ष है। मूल्य निरपेक्ष का अर्थ है कि यदि सभी लोग इसका परिणाम निकाले तो समान आएगा, यह किसी में भिन्न नहीं है। और ये जो वृद्धि है ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। यानी वृद्धि जो है मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष, और ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं विकास। विकास जो है वो गुणात्मक है, गुणात्मक परिवर्तन है, वह इसका मूल्य सापेक्ष है, यानी सभी व्यक्तियों की नजरों में यह भिन्न भिन्न प्रकार से इंगित होती रहती है। वृद्धि कब होती है? वृद्धि वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि, यानी जब वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि हो तो विकास होने की संभावना है, परंतु सदैव सकारात्मक वृद्धि से विकास नहीं होगा। यानी यहाँ पर गुणात्मक सकारात्मक वृद्धि होना आवश्यक है। यदि सदैव विकास की आवश्यकता है तो गुणात्मक वृद्धि की आवश्यकता है। जैसे कि हम देखें तो किसी एक नगर विशेष में यदि 1 लाख जनसंख्या है और किसी निश्चित अवधि में यानी 2 साल में वह जनसंख्या दोगुनी हो जाती है, 2 लाख हो जाती है, परंतु उसमें क्या हो गया? सकारात्मक वृद्धि होगी। परंतु वहां की जो आधारभूत सुविधा है, स्वास्थ्य, शिक्षा से रिलेटेड जो सुविधा है वो उसी प्रकार है, जलापूर्ति भी उसी प्रकार है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? संसाधनों की कमी आ जाएगी, यानी वहां पर गुणात्मक सकारात्मक वृद्धि नहीं होगी। इसी कारण वहां पर विकास कम हो जाएगा, यानी सदैव सकारात्मक वृद्धि से विकास नहीं होता है। यहां तक समझ में आ गया? अब हम देखते हैं इसके पश्चात मानव विकास की अवधारणा के बारे में। मानव विकास की अवधारणा में सर्वप्रथम हम देखें 1990 के दशक से पहले। 1990 के दशक से पहले जो दशक चल रहे थे उनमें किसी देश के विकास के स्तर को किस प्रकार नापा जाता था, यानी किसी देश के विकास के स्तर को किस प्रकार देखा जाता था। 1990 के दशक से पहले उसके विकास के स्तर को किस प्रकार देखते थे कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी है, यानी जितनी बड़ी होगी उस देश को उतना ही विकसित माना जाता है। 1990 के दशक से पहले, यानी जिस देश की जनसंख्या जितनी बड़ी है उतनी अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी उतना ही उसे विकसित माना जाता है, और जिसकी जितनी कम होती उतना उसे विकसित माना जाता है। इसी प्रकार जनसंख्या मानव विकास की अवधारणा को देखा जाता था। अब इसके पश्चात एक दर्शन शास्त्री हुए जिनका नाम था डॉक्टर महबूब अल हक और अमर्त्य सेन। दो दर्शन शास्त्री हुए, डॉक्टर महबूब अल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। जो अमर्त्य सेन है वो नोबेल पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। अब
1990 के दशक के बाद इन दोनों पे मानव विकास की अवधारणा पर कार्य करना शुरू कर दिया और इसके पश्चात इन्होंने डॉक्टर महबूब हलूफ ने मानव विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या किया? मानव विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया और इनका मानना था कि मानव विकास किसको कहा जाता है? जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करे, उनके विकल्पों में वृद्धि करे और उनके जीवन में सुधार लाए, उनके जीवन में सुधार लाए। ये मानव विकास की अवधारणा को इसे कहा जाता है, इनका कहना था। और इसमें जो मानव को केंद्र बिंदु माना गया था, जो मानव विकास की अवधारणा उसमें केंद्र बिंदु किसको माना गया था? मानव को केंद्र बिंदु माना गया था। और ये जो विकल्प है, विकल्पों में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन ये विकल्प जो है वो निरंतर परिवर्तनशील होने चाहिए, जिसके कारण आगे व्यक्ति जीवन में बढ़ सकता है। नहीं तो निरंतर जैसा चल रहा है वैसे ही चलता जाएगा। और जो इनका मूल उद्देश्य है, किसी व्यक्ति के जीवन में मूल उद्देश्य होना चाहिए कि उसके जीवन में क्या करना है। इससे क्या हो जाएगा कि उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। यानी जिस व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य है उस जीवन का, उसके जीवन में, यानी उसके जीवन को सार्थक जीवन माना जाएगा। जैसे कि आप सभी के जीवन में भी कोई न कोई उद्देश्य होगा, तो और जिसका नहीं है उसका जीवन सार्थक नहीं है, और जिसका है उसका जीवन सार्थक है। अब हम आगे देखते हैं। सार्थक जीवन से यह अर्थ नहीं है कि उसका जीवन दीर्घ हो, यानी हम देखेंगे सार्थक जीवन क्या है। सार्थक जीवन का अर्थ ये नहीं कि उसका जीवन दीर्घ हो यानी लंबा हो, यानी उसके जीवन के लंबापन से उसका सार्थक जीवन निश्चित नहीं किया जा सकता। उसमें उसका उद्देश्य होना चाहिए वह अपने विवेक व बुद्धि का विकास कर सके, अपने जीवन में वह बुद्धि का विकास कर सके। इसके पश्चात वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो और समाज में प्रतिभागिता ले सके, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो। सार्थक जीवन का अर्थ दीर्घ जीवन जीना नहीं होता है। उसके जीवन का कोई उद्देश्य हो, वह अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सके, समाज में प्रतिभागिता ले सके, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्र और सक्षम हो। ये हो गए सार्थक जीवन के कुछ तथ्य। अब हम देखें कि सार्थक जीवन का कोई उदाहरण। सार्थक जीवन का हम उदाहरण देख लेते हैं जिनका जीवन दीर्घ नहीं, परंतु उन्होंने अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाया था। उनका जन्म 1974 में हुआ और उनकी मृत्यु 1999 में हो गई। इनका नाम था विक्रम बत्रा। ये जो थे इन्होंने महावीर चक्र प्राप्त किया था और ये कारगिल वॉर में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जब 1999 में कारगिल वॉर चल रही थी उस टाइम इन्होंने 25 वर्ष में शहीद हो गए थे। यानी इनका जीवन में एक उद्देश्य था कि मुझे अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होना है, और वह उन 25 वर्ष में वीर गति को प्राप्त हो गए। यानी उनका जीवन एक सार्थक जीवन हम कह सकते हैं। यानी इनका जीवन दीर्घ नहीं परंतु सार्थक जीवन है। अब स्वस्थ जीवन जीना और ज्ञान प्राप्त करना और एक शिष्ट जीवन के लिए क्या क्या पर्याप्त संसाधन मानव के पास होने चाहिए और इसके महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं, यानी महत्वपूर्ण पक्ष हम अब लिखेंगे। स्वस्थ
वह दीर्घ जीवन, यानी दीर्घ जीवन का अर्थ है अच्छा और लंबा जीवन व्यतीत करना। और इसके बाद ज्ञान प्राप्त करना। और क्या हो सकता है? पर्याप्त साधन होने चाहिए, उपलब्धता, ये सब हो गए इसके महत्वपूर्ण पक्ष। अब हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में, यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके जीवन में क्या क्या आधारभूत विकल्पों में कमी आ रही है, यानी उनके जो विकल्प है उनमें कमी आने का कारण क्या है, उनमें क्या क्या बाधाएं आ रही है। अब उनमें क्या क्या बाधाएं आती है, जैसे कि एक गरीब परिवार से कोई बच्चा निकल के आ रहा है तो उसके विकल्पों में कमी किस प्रकार आ रही है, वह अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसका कारण क्या है, तो इसकी बाधाएं कौन कौन सी है? भौतिक निर्धनता, इसके बाद हो गए सामाजिक भेदभाव, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन, और भी कई अन्य कारण हो सकते हैं। संस्थाओं की अक्षमता, ये सभी कारण है किसी व्यक्ति के आधारभूत विकल्पों में कमी, या फिर उनके तय करने में जो स्वतंत्रता या फिर क्षमता नहीं होती, उनकी बाधाएं हैं कि भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, उनके साथ आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, संस्थाओं में अक्षमता है, और इसके कारण वह अपना जीवन शिष्ट रूप से व्यतीत नहीं कर सकते। लोगों के जीवन में विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा और संसाधनों में पहुंच ही क्षमताओं का निर्माण करती रहती है, यानी तकनीकी में विकास करना, ये सभी लोगों के जीवन में वृद्धि करते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में वृद्धि क्यों नहीं होती। अगर उसके जीवन, हम किसी व्यक्ति का उदाहरण लें, जैसे कि एक अशिक्षित बच्चा है जो अभी 15 साल का है, उसके जीवन 16 साल का है, जैसे कि आपकी उम्र का है, और वह अभी तक स्कूल नहीं गया, तो उसके विद्यालय न जाने से उसके विकल्पों में कमी आ जाती है। किस प्रकार? अब हम देखें कि वो जो अशिक्षित बच्चा है वो बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने की सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि इनके लिए क्या करना पड़ता है। उसके विकल्पों में बहुत ही कम वृद्धि हो रही है। वो सोचेगा मजदूरी, कृषि, इनके बारे में ही सोचेगा। वह तकनीकी के विकास के बारे में भी सोचने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके पास विकल्पों में कमी आ जाती है। उसके विकल्पों में कमी है। क्यों? क्योंकि वह एक अशिक्षित है। अगर वह शिक्षित होता, वो सोचता मैं देश के लिए समर्पित होना चाहता हूँ, आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, इंजीनियर बनूं, लेकिन वह उसके पास विकल्पों में कमी है, तो उसके कारण वह अपना भविष्य चुनने के लिए सक्षम ही यानी उसमें क्षमता ही नहीं है। अब हम देखें कोई निर्धन परिवार से है और उसके परिवार में कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो वह उपचार के लिए सही चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकता, क्योंकि उसके पास आर्थिक रूप से पिछड़ापन है और उसके पास पूंजीवादी की समस्या है। इसके कारण वह चिकित्सा उपचार सही ढंग से नहीं करवा पाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि लोगों के विकल्पों में कमी किस प्रकार आ रही है, उसमें बाधाएं कौन कौन सी है, ये सभी आपको अच्छे तरीके से समझने चाहिए। अब हम बात करेंगे मानव विकास के 4 स्तंभों के बारे में, यानी मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। 4 स्तंभ है। पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। अब हम देखें, सर्वप्रथम हम लेते हैं क्षमता। क्षमता का आशय है कि किसी देश में सभी बच्चों को, सभी व्यक्तियों को समान रूप से, बिना किसी सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदभाव किए बिना सभी को समान अवसरों की उपलब्धता प्राप्त करवाना ही समता को दर्शाती है। यह एक
संकल्पना है। अब हम देखें कि किसी देश में व्यक्तियों को आय, प्रजाति, लिंग और जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर अगर आर्थिक रूप से पिछड़ापन मिल रहा है, उसे अवसरों की कमी मिल रही है, तो ये गलत है। उसे समान रूप से सभी प्रकार की सुविधाएं और समान अवसर प्रदान करवाने चाहिए। तो हमारे भारत में हम देखें तो ये बहुत ही रेयर चांस में है, बहुत ही कम है, परंतु ये अभी भी कई समाजों में, कई प्रदेशों में घटित निरंतर हो रहा है। ये देख लेना आप, ये आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसके आप नोट्स बना लें कि समता क्या है, यानी इसमें आप लिख दे प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसर के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करनी चाहिए। आय, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर इनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब हम देखें कि हमारे विद्यालय में ज्यादातर स्त्रियों की संख्या कम होती है, यानी स्त्रियां विरल जनसंख्या में होती है और जो व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो ज्यादा की संख्या में होते हैं। इसी के कारण हम देख सकते हैं कि स्त्रियों में अशिक्षित होने से उनके विकल्पों में किस प्रकार कमी आ रही है। अब हम देखते हैं सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता हमने इससे पहले भी कई बार छोटी क्लासों में पढ़ा है। सतत पोषणीयता की परिभाषा भी हमें कई लोगों को याद होगी। उस सतत पोषणीयता की परिभाषा है कि भावी पीढ़ी के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में संसाधनों का दोहन करना, यानी आगे वाली पीढ़ी की तरफ देखकर, उनकी तरफ देखकर कि वह किस प्रकार संसाधनों का दोहन करेंगे, उनके लिए संसाधनों को पर्याप्त सुविधा प्रदान करने को देखकर हमें सतत पोषणीयता का प्रयोग करना चाहिए, यानी कम संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। और इसी प्रकार हम देखें तो मानव विकास में भी इसी प्रकार हो रहा है, यानी वर्तमान में आगे वाली पीढ़ी के लिए सोचते हुए विकल्पों में वृद्धि निरंतर करनी चाहिए। अब हम देखें तीसरा, सतत पोषणीयता हो गया, या फिर सतत पोषणीयता में हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि बालिका। अब बालिकाओं को अगर हम विद्यालय भेजेंगे तो वह बड़ी होकर अपने जीवन में उद्देश्य बनाएंगे और उसे पूरा करेंगे, जिसके कारण वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकते, उनका जीवन सार्थक बन सकता है। यदि अभी बालिकाओं सबको शिक्षा नहीं देगी तो आने वाली भावी पीढ़ी अशिक्षित रह जाएगी और देश के विकास में कमी आ जाएगी। यह हो गया सतत पोषणीयता का एक उदाहरण। अभी मैं नोट्स नहीं बता रहा हूँ, परंतु ये आप नोट्स कर ले, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट कर ले। इसके बाद हम देखते हैं उत्पादकता जो है मानव श्रम उत्पादकता और मानव कार्य के संदर्भ में है। लोगों की क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए, यानी लोगों की क्षमता को बढ़ाकर उनको श्रम कर उनको आगे बढ़ावा देकर उत्पादकता में वृद्धि करनी चाहिए। इसके कारण बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, यानी कोई व्यक्ति बीमार है जो कार्य करने में सक्षम है परंतु वो बीमार पड़ गया है, तो उसको जल्द से जल्द ठीक कराने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जिसके कारण श्रम उत्पादकता बढ़े। और जो अपने देश में सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं सशक्तिकरण। चौथा है सशक्तिकरण अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, यानी सभी व्यक्तियों को अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना, जिससे स्वतंत्रता और समता में बढ़ोतरी हो और लोगों को सशक्त कर उनसे सुशासन और लोकोन्नति नीतियां, यानी जो सरकार द्वारा नीतियां चलाई जाती है उन तक पहुंचाना ही मानव सशक्तिकरण हो गया। ये 4 स्तंभ हो गए। पहला हो गया समता, यानी लोगों तक समान रूप से अवसर प्रदान करना। सतत पोषणीयता, यानी आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान में निर्णय लेना। इसके बाद हो गया उत्पादकता, संसाधन में अधिक विकसित करना जिससे उत्पादकता बढ़े। और इसके बाद हो गया सशक्तिकरण, यानी लोगों को सशक्त करना। यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आगे मानव विकास के उपागम, यानी मानव विकास में किन किन क्षेत्रों के बारे में देखा जाता है। उपागम, इसमें 4 क्षेत्र हैं: आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और
समता उपागम। सर्वप्रथम है आय उपागम। ये जो उपागम है यह बहुत ही पुराना उपागम है। जिस व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होगी और उसके विकास को उसकी आय से जोड़कर देखे तो उसमें भोगी जा रही उसकी स्वतंत्रता को वह परिलक्षित करता है। यदि आय का स्तर ऊंचा होगा तो मानव विकास का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। यानी इसका तथ्य होगा आय का स्तर ऊंचा होगा तो मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। अगर आय का स्तर नीचा होगा तो मानव विकास का स्तर भी नीचा हो जाएगा। ये आय का उपागम हो गया और ये सबसे पुराना उपागम में से एक है। इसके बाद आता है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम में यानी सभी व्यक्तियों को विकासात्मक गतिविधियों को एकत्रित करके उनके लक्ष्य तक उनको देखना या फिर उनके उपागम जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुख सुविधाओं में सरकारी व्यय को देखना, यानी सरकार द्वारा नई नई योजनाओं का निकालकर सभी लोगों तक समान रूप से पहुंचाना। जैसे कि वर्तमान में देखिए कि लोगों के पास शिक्षा कम है, उस कारण सरकार बच्चों के लिए कुछ इस प्रकार नियम बना रही है कि 14 साल से कम बच्चे मुफ्त में सरकारी विद्यालयों में पढ़ सकते हैं। यानी उनके पास अधिक से अधिक रूप से सरकारी व्यय करके लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने, जिससे मानव विकास का स्तर ऊंचा हो जाए। इसके बाद है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इसमें हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसको प्रस्तावित किया है। इसमें 6 न्यूनतम जो कौन सा आधारभूत आवश्यकता उपागम, इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं। इसमें सबसे पहले है स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, भोजन, जलापूर्ति और स्वच्छता। यह सभी मुख्य इसमें उपागम न्यूनतम उपागम माने गए और इन सभी की व्यवस्थाओं पर जोर देने पर ही मानव विकास का स्तर ऊंचा होगा। यानी इन सभी के ये क्षेत्र। इसके बाद आता है समता उपागम। अंतिम और लास्ट है समता उपागम। समता उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया। अमर्त्य सेन जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता है। यानी संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण मानव विकास की कुंजी। यानी यदि संसाधन लोगों के पास पहुंचेंगे और मानव इनका निर्माण या फिर उनको दोहन करने की क्षमता रखेगा तो वह मानव विकास की कुंजी यानी मानव विकास के स्तर को बढ़ावा देगी। ये हो गए हमारे 4 उपागम। ये चारों उपागम हो गए। इसके बाद हम देखते हैं हमारा टॉपिक है मानव विकास के यहाँ पे गलत दिया हुआ मानव विकास के स्तर का मापन। ये हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आज हो गया। कल हम पढ़ेंगे मानव विकास का मापन। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के बारे में, अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और जाते आते इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू। जय हिंद।